नमस्कार। एनसीईआरटी जगत में आपका स्वागत है। हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 9 हम देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। यानी कि वहाँ औजार बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, जहाँ पर लोहे की छड़ को गर्म करके उसकी आकृति को बदला जा रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 6 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। यहाँ पर कुछ औजार दिए हुए हैं। इसे ऊपर को सणसी कहा जाता है या चिमटा, और नीचे संभवतः एक कुदाल लगती है जो ज़मीन खोदने के काम आती है, या लकड़ी काम, या जो कुल्हाड़ी है संभवतः कुल्हाड़ी जैसा ही प्रतीत हो रहा है। और नीचे एक हंसिया है, शायद घास काटने की। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और सणसी। बिल्कुल सही क्रम में हमने बताया। तो नीचे वाला जो है हंसिया है, उसके ऊपर कुल्हाड़ी है और सबसे ऊपर सणसी है। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज़ करते हो। बहुत सी लोहे की चीज़ें हैं जिनका प्रयोग डेली बेसिस पर किया जाता है। एटलीस्ट इनका तो प्रयोग होता ही है। और तो लोहे की इन 5 चीज़ों में बहुत सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि पहले ऊपर की चीज़ें जो दी हुई हैं। इसके अतिरिक्त ताला, चाबी और लोहे की अलमारियाँ आती हैं। किचन के बर्तन हो गए, लोहे की कढ़ाई हो गई, तवा, कैंची या चाकू हो गए, ये भी लोहे के बने होते हैं। फर्नीचर के रूप में लोहे की कुर्सी और टेबल भी होते हैं। और दरवाजे की जो कुंडियाँ होती हैं वो भी, और हैंडल होते हैं वो भी लोहे के बने होते हैं। तो इस प्रकार से लोहे के कुछ उपयोग हैं जो दैनिक दिनचर्या में हमारे प्रयोग में आते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए।
इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। और राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। तो सही वाक्य को इसमें भरना है। तो सबसे पहले ये क्रम से बनाया गया है संभवतः। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। वे किसानों से कर लेते हैं। तो इसके बाद होगा राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। नहीं, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, यह हो सकता है। यह सिंचाई से ही संभव था। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था। सातवां हुआ कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा। और अंतिम है किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। तो इस प्रकार से 9 पॉइंट पूरे होते हैं। गाँव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाओं को उड़वार, भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों ने के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर। क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व? तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में
एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्ति के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे शहर में, गांव में या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थीं? उत्तर के कारण बताओ। यदि इस युवक की बात करें तो यह युवक जो व्यापार के नाम पर एक चातुर्य का यहाँ प्रदर्शन कर रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने इससे भी बड़े बड़े संघर्ष उन्होंने जीवन में देखे हैं। और यहाँ उनकी कहानी में और इस कहानी में काफ़ी साम्यता भी देखने को मिलती है। हालांकि वर्तमान समय में व्यापार के लिए लोग आश्रित हैं, एक दुकान खोल लेते हैं और वहाँ पर अपना दिन भर व्यतीत करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो उसे दिहाड़ी मजदूरी इत्यादि भी करनी पड़ती है। यह मस्तिष्क की बात है, किसके पास अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने का सामर्थ्य है। यदि उसके पास यह योग्यता है तो वह निश्चित रूप से एक बड़ा व्यवसायी या एक अमीर इंसान बन सकता है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था, यहाँ लोग आते थे। एक यहाँ तस्वीर दी हुई है और इसके नीचे जो वर्णन है कि दिल्ली में मिला वलय कूप, हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है। यह एक वलय कूप है। तो
वलयकूप क्या होता है? तो वलयकूप एक प्रकार का रिंग वेल होता है या छोटा कुआं होता है। एक प्राचीन जल निकासी या जल संचयन प्रणाली होती है जो मुख्यतः प्राचीन भारत में इस्तेमाल की जाती थी। इसे मिट्टी या ईंटों की गोलाकार परतों से बनाया जाता था और यह कुएं के आकार का होता था, पर आकार में छोटा और संकीर्ण होता है। इसमें गोलाकार छल्ले नुमा ऐसी संरचना बनी होती है। ये आमतौर पर ईंटों या टेराकोटा के या पकी हुई मिट्टी से बने होते हैं। इनका उपयोग वर्षा जल संचयन, घरेलू पानी निकालने या कभी कभी अपशिष्ट जल के निकास के लिए भी होता था और प्राचीन समय में ये शहरी जल प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा थे। और जब दिल्ली में इसकी खुदाई हुई, पुरातात्विक खोज हुई तो और इसका जब अवशेष मिला तो लोगों ने जाना कि भारत के इतिहास में या पुरातन लोग जल प्रबंधन प्रणाली को कितनी भली प्रकार से जानते थे और समझते थे। नीचे सांची की मूर्तिकला। सांची की मूर्तिकला यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। तो ये सांची के स्तूप पर बनी हुई कुछ कलाकृतियां हैं। तो एक प्रकार से मूर्ति कला है ये। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। तो हमने जैसा कि बताया कि वलयकूप छोटे कुएं होते हैं, जबकि यहाँ पर ये बताया गया कि ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। तो उनके विषय में यह बातें बताई गई हैं। जल निकासी प्रणाली की जब बात कही गई थी तभी यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है। बेरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरीगाचा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक,
किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। 2 ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। सिक्के। पृष्ठ 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। यह कुछ आहत सिक्के हैं। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं? वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं? धान, नमक के लिए धान और बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। मानचित्र 7 पृष्ठ 113 को देखो। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है जहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। आगे का पाठ देखते हैं। पाठ का जो अंश है वो शिल्प तथा शिल्पकार है। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है।
ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, जहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थीं? निश्चित रूप से बहुत तरह की मुश्किलें उन्हें झेलनी पड़ती होंगी। जैसा कि अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा या उसका अंगूठा काट लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो वहाँ निरीक्षक नियुक्त किया जाता था वह कोई पुरुष था या कोई महिला थी। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में अरिकामेडु पुद्दुचेरी में ढूंढो। पृष्ठ 96 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ के पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं।
साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अन्यत्र मानचित्र 6 पृष्ठ 84 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फीथिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियाँ तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। ये बड़े खुले रंगमंडल, एम्फीथिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे? यानी लगभग 2000 साल पहले ये एम्फीथिएटर जो थे, रंगमंडल जो थे, वो बनाए गए थे। जो सुंदर कलाकृति है, एक बहुत ही अच्छा कार्य इसे कह सकते हैं। तुम बेरी गाजा में रहते हो और पत्तन देखने निकले हो। तुमको क्या क्या देखने को मिला? तो बेरी गाजा यानी भरूच, जो कि गुजरात में है, वो बहुत पुराना पत्तन था। लगभग 2000 साल पहले बहुत ही समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। तो यदि उस पर क्या देखने को मिला, इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि विशाल जहाज़ों की कतारें, दूर दूर से आए जहाज, मिस्र, रोम, अरब, चीन, दक्षिण भारत, हर जगह से वहाँ पर जहाज आते थे। कुछ लकड़ी के, कुछ सुंदर नक्काशी वाले जहाज जिनमें विदेशी झंडे लहरा रहे हैं। सुगंध से भरा वातावरण है। हवा में मसालों की महक, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, कपूर। कई व्यापारी इन्हें बैलों और ऊँटों पर लाद कर लाए हैं और हर तरह के विदेशी हैं वहाँ पर। यूनानी हैं, रोमन हैं, अरबी हैं, और उनकी बोली किसी को समझ में नहीं आ रही है। इशारे और मुद्रा से व्यापार की उत्सुकता साफ उनकी झलक रही है और बंदरगाह पर व्यापार की चहल पहल है। एक तरफ अनाज की बोरियां लदी हैं, दूसरी तरफ हाथी दांत और कीमती पत्थरों के बक्से हैं। व्यापारी सामान की नाप तौल में लगे हैं। कुछ लोग टैक्स वसूल रहे हैं जो राजा को जाएगा। स्थानीय कारीगर और कलाकार जहाज़ों की मरम्मत कर रहे हैं, बढ़ई मरम्मत कर रहे हैं।
और सुंदर बर्तनों कपड़ों की बिक्री करने वाले स्थानीय लोग हैं। कुछ लोग व्यापारियों को भरूच की संस्कृति सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और पास ही सुंदर मंदिर हैं, जैन और बौद्ध मंदिर। जैन मंदिर है जहाँ व्यापारी पूजा कर रहे हैं और बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे हुए हैं। तो दुनिया भर की चीज़ें वहाँ देखने को मिल रही हैं। इस प्रकार से यह कल्पना द्वारा यह बातें विचारी गई। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की यदि बात करें तो महाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत से के करीब 2500 साल पहले, संगम साहित्य की रचना करीब 2300 साल पहले और अरिकामेडु का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले अस्तित्व में था। तो इस प्रकार से हमने यह पाठ पूरा किया। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर नामक यह पाठ पूरा होता है। आगे के पाठ को हम क्रमशः देखते रहेंगे। साथ बने रहने के लिए, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।